नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट जुलाई 2026 एग्ज़ाम के लिए जो मैथ है जूनियर लेवल के, उसके हम प्रीवियस ईयर आपको करा रहे हैं कक्षा 6 से 8 के लेवल के। इसमें मैथ के जो जूनियर लेवल है, इसमें हमारा जो 2022 वाला सबसे लेटेस्ट वाला पेपर था ना, वो हमने कल देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा 2019 वाला पेपर, जो कि हुआ था 8 जनवरी 2020 को, 6 से 8 का मैथ का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 91 से। चाहे तो आप मेरे साथ खुद भी पेन कॉपी ले करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी के अंतः वृत्त का केंद्र दे रखा है ओ और एंगल बीओसी का मान 110 डिग्री दे रखा है, तो बीएसी का मान जो है वो क्या होगा। इसके लिए आप इस तरीके से एक त्रिभुज बना लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आए। ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इसमें कह रहे हैं यदि त्रिभुज ए बी सी है, तो ये त्रिभुज आपका क्या हो गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इसके अंतःवृत्त यानी कि इसके अंदर जो है वो एक वृत्त जो है वो बना हुआ है, तो ये हो गया आपका इसका अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त का केंद्र भी दे रखा है, तो हमने यहाँ पर जो है वो ओ मान लिया। और कह रहा है इसका एंगल बी ओ सी, यानी बी ये ओ ये सी, तो इसको हम इस तरीके से जो है वो मिला सकते हैं। तो बी ओ सी का मान पूछा गया है कि क्या होगा। यदि बी ओ सी का मान आपको 110 डिग्री जो है वो पता है, तो ये वाला ऊपर वाला मान बताना है। इसके लिए एक प्रमेय होती है कि जो अंतः केंद्र होते हैं, इसका जो भी ये कोण समद्विभाजक हैं, जो ये एंगल होता है, ये इसके 90 डिग्री में जोड़ने पर और एंगल हाफ के बराबर होता है। मैं आप इसको लिख भी देता हूँ। एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, इस प्रकार से। तो बी ओ सी की वैल्यू क्या है, 110 डिग्री है। और 90 डिग्री जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है वो रख देते हैं यूँ। और एंगल ए का मान आपको यहाँ पर निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए और बटे में आपका 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, एंगल ए को एक तरफ कर लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे इससे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी एंगल ए की वैल्यू 20 डिग्री मल्टी, ये ऊपर जीरो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा छोटे तरीके से लिखते हैं। 20 डिग्री गुणे में आपका 2, और आखिरी में आपका 40 डिग्री जो है वो इस तरीके से आएगा। ये जो 40 डिग्री आएगा, ये इसी बी ए सी का मान जो है वो निकल करके आएगा। तो ये आपका आंसर सी वाला जो है वो सही होगा। बस इस प्रश्न में ये बात आपको जो है वो पता होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ करके वही संख्या आ जाती है, तो वो संख्या जो है वो उनमें से क्या होगी। एक्स मान करके भी इसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स संख्या है और कह रहा है 75% में, यानी 75% यानी 75/100, और कह रहा है इसमें 75 जोड़ा जाता है यानी +75, और जोड़ने पर कह रहा है वही संख्या आ जाती है, यानी एक्स है वो एक्स ही आ जाता है, यही आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर एक रख करके, तो नीचे आपका आएगा 100x, उधर जा करके हम मल्टीप्लाइड हो जाएगा 100 उधर, तो 100x हो जाएगा। और 100x में इधर x मल्टीप्लाइड करके आएंगे, तो आपका आएगा, इसको लिख देते हैं, इसके नीचे भी एक मान लीजिए, तो 75x प्लस 7500, और ये 100 उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा यानी कि 100x। अब 100x इधर है, 75 है, 75 उधर जा करके 25 बचेगा, यानी 25x की वैल्यू 7500 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 300 यहाँ से जो है वो आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन बी वाले में दे रखा है। हम यहाँ पर एक एक स्टेप लिख ना करके, कुछ जो स्टेप हैं समझाने वाले उसको समझा करके भी बता देते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, घातांक दे रखी है, जैसे 2 की घात 50 दे रखी है, 3 की घात 40 है, 4 की घात 30 है और 5 की घात 20 है। तो पूछ रहा है इन सभी में सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है, ऐसे में आपको क्या करना होगा, इनकी घातांकों को बराबर करना होगा। यानी 2 की घात 50 दे रखी है, हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए सब 10 के मल्टीपल में है, 50 40, तो हम इसको 10 की घात के रूप में ही बना लेते हैं, यानी 2 की घात 5 और इसकी घात जो है वो 10। इस तरीके से हम 2 की घात 50 को बनाएंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाइड जो होती है ना, घातांक घातांक गुणा करके आते ही 50, तो 5 10 जा 50 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू इसी के बराबर है, कॉमा। अब 3 की घात 40 को बनाना है, तो सेम हमको ये ध्यान रखना है। देखिए हमें ये नहीं समझ में आया किस में तोड़े, तो हमें अंदर वाली घात से मतलब नहीं, हम बाहर रखते हैं 10। अब 10 में कितने से गुणा करें, 40 हो जाए, 4 से हो जाए, नहीं यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो इसको गुणा करने भाई यही वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी प्रकार अगर 4 की बात करते हैं, तो 4 के लिए अंदर जो ब्रैकेट के वैल्यू है उसको भी मत रखकर बाहर 10 रखते हैं, 10 में किससे गुणा करें, 3 से, तो 30 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 वाली वैल्यू की अगर बात करें, तो 5 को अंदर वाली घातांक की छोड़कर बाहर रखते हैं 10, और अंदर जो घातांक आएगा वो आपका 2 आ जाएगा, तो 10 दूना 20,
इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसे में क्या हो गया, देखिए सभी में 10 की घात बराबर हो गई, 10 की घात सभी में समान होने पर अब अंदर वाली वैल्यू को हम खोल सकते हैं। यानी 2 की घात 5 कितना होता है, तो 32 होता है, और घातांक में आपका 10 तो चलेगा ही क्योंकि वो तो है ही ऑलरेडी। 3 की घात 4 कितना होता है, तो 81 होता है, और 81 की घात में 10 आपका इसी प्रकार रहेगा। 4 की घात 3 होगा 64, और 64 की घात में आपका 10 आ जाएगा। और इसी प्रकार 5 की घात 2 यानी कि 25, और 25 की घात में आपका 10 आ जाएगा। इस प्रकार आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो घात समान हो जाती है, तब ऐसे में हम आसानी से बता सकते हैं कि इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 81 वाली आपकी सबसे बड़ी है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 81 की वैल्यू 3 की घात 4 वाली थी, यानी 3 की घात 40 वाली जो वैल्यू है, यानी ऑप्शन सी वाली जो वैल्यू है, ये सबसे बड़ी है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उम्मीद है आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस प्रश्न को हम चित्र के जरिए समझेंगे, इसमें हम बिना लिखे आपको समझाने का प्रयास जो है वो करते हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं शायद एक वर्क का भी ऑप्शन हो, अगर होता है तो इसी से बना लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे सर्कल, तो ये हमने जो है वो एक सर्कल ले लिया। अब देखिए ये आपसे कह रहा है कि ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, और प्रश्न में कह रहा है ए बी एक वृत्त का व्यास है। आपको पता है कि जो केंद्र होता है, व्यास जो होता है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये आपकी जो है वो व्यास हो जाती है, इसका हाफ जो होता है वो त्रिज्या हो जाती है। ए बी वृत्त का जो है वो व्यास है। कह रहा है ए बी सी डी, इसके भीतर आपका एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। तो चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, यानी इस व्यास में एक आ जाएगी, और इससे आप यहाँ पर मिला दीजिए इस तरीके से रेखा, और इससे मिला दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो यहाँ पर सी मान लीजिए, और इसको भी जोड़ दीजिए आपस में, ये जो है वो डी हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होगा, चारों जो है वो पॉइंट इसी वृत्त पर इस तरीके से स्थित होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की एक जो प्रमेय है या विशेषता है, उसको आपको ये पता होना चाहिए कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। आगे कह रहे हैं यदि ए सी डी की वैल्यू 40 है, ए सी और डी इसकी वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हम डॉट 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 के फॉर्म में इसको दर्शाएं, तो ये वाली वैल्यू आपको कह रहा है कि हम 40 डिग्री आपको प्रश्न में दे रहे हैं। तो कह रहा है बी ए डी की वैल्यू, यानी बी ए डी ये वाली पूरी वैल्यू आपको जो है वो बतानी है। अब आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। जो एंगल ए सी बी देख रहे हैं, ये आपका ये आधा वृत्त है, क्योंकि पूरे से के बीच से व्यास गया है ना। तो जो अर्धवृत्त होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो आपका समकोण होता है। ये प्रमेय आप 90 डिग्री वाली हमेशा याद रखिए। यानी जो एंगल ए सी बी ये वाली वैल्यू है, ये आपकी 90 डिग्री आ जाएगी। ये 40 ये 90 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पर 130 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जो सम्मुख कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, वो आमने सामने कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी अगर 130 इसके सामने वाला है तो इसका मान कितना होना चाहिए, 180 में से 130 को घटा दीजिए, उतना ही वैल्यू ये हो जाएगी। यानी ये वाली वैल्यू जो है वो 50 डिग्री आ जाएगी, और यही तो प्रश्न में पूछा गया था। सामने वाली 130 है तो बचा कितना, 180 में से घटा करके 50 बचा, यानी 50 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 0x5 इस तरीके से वैल्यू दी गई है, यानी x और 0 में अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू मिनिमम जो होगी वो तो या तो फिर 0 के बराबर होगी, या तो 0 से बड़ी होगी x की वैल्यू, और मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 5 के बराबर होगी, या फिर 5 तक ही होगी। कहने का मतलब ये है। और प्रश्न में अधिकतम मान पूछा गया है, यानी अगर हम यहाँ से x की वो वैल्यू निकालें जो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी 5 के बराबर या 5 से बड़ी नहीं हो सकती, तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर y में देखिए, तो y में भी छोटे के क्रम में अगर बढ़ेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू 5 हो सकती है, 5 के बराबर, उससे कम नहीं हो सकती। और बड़े में अगर देखेंगे तो 10 के बराबर है, 10 से बड़ी नहीं हो सकती। यानी y की अगर हम वैल्यू की बात करें कि सबसे छोटी कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो y का सबसे छोटा मान 5 हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में हम एक में छोटा मान ले रहे हैं और एक में सबसे बड़ा मान, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या इसमें आ सकती है, एक्स में 5 और इसमें छोटा मान। क्यों, क्योंकि अधिकतम मान पूछा गया है। अब अधिकतम मान निकालने के लिए दोनों को बटे में कर दीजिए, यानी x बटे वाई। क्यों, क्योंकि प्रश्न में x बटे वाई की वैल्यू ही आपसे पूछी गई है। तो दोनों की वैल्यू यानी 5/5 करेंगे, यानी एक आंसर आपका यहाँ से आएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है समीकरण एक है y बराबर 7x-2, इसके लिए कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी अगर हम x y की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ऐसे में क्या अनंत हल आएंगे,
या कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। देखिए हम यहाँ पर x की वैल्यू रख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर एक रख के देखते हैं, तो यहाँ पर एक रखेंगे 7 - 2 यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी यहाँ से y की वैल्यू 5 आ रही है। फिर हम अगर x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 -2 यानी कि 12। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपकी आ रही है 12। कहने का मतलब हर बार अलग वैल्यू आ रही है, यानी इसके अनंत हल हैं। इट हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका आंसर होगा। 49 की पावर 15 - 1 ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? इसको सॉल्व करने की मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जब भी हमें इस फॉर्म में वैल्यू दे रखी हो x⁻n - 1, क्योंकि यहाँ 49 की पावर 15 - 1 दे रखा है, तो ये हमेशा यानी x⁻n - 1 हमेशा x-1 इससे जो है वो विभाजित होगी हमेशा। अब x तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या है, x आपकी वैल्यू क्या है 49 है, और -1 यानी 49 - 1 अगर करेंगे यानी 48 से ये संख्या हमेशा डिवाइड होगी। x⁻n - 1 अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 48 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, पर ऑप्शन में 1 और 2 इस तरीके से दे रखा है, यानी 48 के गुणनखंड भी हम करेंगे। 48 के गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार में 8×6 = 48 होता है, यानी 8 × 6 लिख सकते हैं, यानी 8 भी वो वैल्यू है जो इसके गुणनखंड में आएगी। ऑप्शन में क्योंकि 8 दे रखा है, यानी 48 और 8 दोनों ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ वाला कोई ऑप्शन है, ये वाला सी वाला देखिए ऑप्शन, ये जो है वो हमारा सही होगा। तो x⁻n - 1 हमेशा x-1 से विभाजित होगी। इसी को आप कंपैरिजन कर लेंगे, तो यानी x⁻n यानी 49 की पावर 15 - 1, तो x यहाँ पर 49 हो जाएगा, और इस हिसाब से नंबर निकाल सकते हैं। अच्छा, वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, ताकि हम इसी प्रकार बाकी पेपर के सॉल्यूशन भी जो है आपको कराते रहें। और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि कॉस 135 साइन 210 कॉस 150 बटे साइन 270 डिग्री और कॉस 315, इसका मान आपसे पूछा गया है। ली को निकालने के लिए आपको त्रिकोणमिति को आना चाहिए। त्रिकोणमिति में आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किस में प्लस होती है, किस में माइनस होती है। आप इस तरीके से चार्ट जब बनाते हैं तो ये देखते हैं कि 0 से 90 डिग्री में जो वैल्यू है उसमें आपका सारी वैल्यू प्लस में होती है, जिसको ए हम कह सकते हैं। उसके बाद आपका 90 से 180 डिग्री तक अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका एस यानी कि साइन वाली जो वैल्यू होती हैं वो सारी प्लस में होती हैं। यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे आएगा 90 से और आगे बढ़ेंगे तो 180 से 270 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस नहीं 270 डिग्री जो है इसके बीच में ए एस, और उसके बाद टी आता है यानी कि टेन। टेन वाली जो वैल्यू है वो, और कॉट वाली वैल्यू, क्योंकि टेन का अपोजिट में ही आता है टेन और कॉट, तो ये वाली जो वैल्यू होती हैं वो प्लस में रहती हैं और बाकी सारी जो है वो माइनस में रहती हैं। और जो चौथा आएगा वो आएगा 270 से 360 डिग्री। यहाँ पर आप कहेंगे ए एस टी, और चौथा आता है कॉस और सेक। तो कॉस और सेक वाली जो वैल्यू हैं ये प्लस में रहेंगी, बाकी सब माइनस में रहेंगी। अब ये इसी पर बेस्ड हो है, अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है तो फिर इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। देखिए कॉस 135 है, हमको हमेशा जो भी वैल्यू है वो 180 या 90 के फॉर्म में इसे ब्रेक करनी होती है। कॉस 135 है तो हम इसे 180 - 45 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कॉस 180 डिग्री -45 डिग्री। फिर साइन 210 है तो 180 प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और इन सब की वैल्यू भी होती है, वो भी पता होना चाहिए, तभी वैल्यू निकाल पाएंगे। मल्टीप्लाइड यहाँ पर कॉस 150 है तो 180 कॉस 180 डिग्री प्लस, प्लस नहीं माइनस, -30 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। बटे में अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, साइन 270, यानी 270 है तो 180 के प्लस में लिख सकते हैं, यानी कि साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और मल्टीप्लाइड में आपका कॉस 315, यानी ये 360 के माइनस में लिख सकते हैं, यानी 360
माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ से ही सारी वैल्यू निकालेंगे। मैंने बताया 180 माइनस 45 वाला अगर देखेंगे तो कॉस में ही वैल्यू आएगी, और ये 45 वैल्यू आएगी, प्लस में आएगी कि नहीं आएगी ये आपको देखना है। तो 180 माइनस 45 है, यानी यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर आपको यानी थर्ड वाले में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको टेन और कॉट प्लस में देखने को मिल रहा था, बाकी तो सब माइनस में है। यानी ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये वाली भी आपकी माइनस में ही निकल करके आएगी। यानी यहाँ पर वैल्यू जो है वो कॉस 45 की जो है वो निकल करके आएगी। कॉस 45 हमारी पहली वैल्यू निकल के आ गई। अब अच्छा एक चीज़ को और समझिए, ये मैंने शायद इसमें थर्ड वाले में बोल दिया था, थर्ड नहीं सेकंड, इस वाले में ही आएगा आपकी वैल्यू 90 माइनस 180 यानी साइन वाले में। जैसे कॉस 180 माइनस 45 है या सीधे सीधे कॉस 135 है, तो कौन से इन चारों में से हिस्से में आएगा, तो ये हमेशा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे। 135 वैल्यू है तो यानी 90 से 180 के बीच में आएगी, यानी कि सेकंड वाले में आएगी। यहाँ पर केवल साइन में जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है, और कॉस 10 सेक कॉट सेक कॉट सेक ये बाकी जितनी वैल्यू है सब माइनस में होती हैं। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि साइन वाली वैल्यू प्लस है यानी कॉस आ रहा है, यानी ये वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस कॉस 45 आएगी। मल्टीप्लाइड करेंगे, साइन 180 प्लस 30 है, तो ये जो 210 वैल्यू है ये हम इनमें से किस में देख रहे हैं, तो 180 से 270 के बीच में आ रहा है। यानी टेन और कॉट यहाँ पर प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। यानी कि साइन जो 180 प्लस 30 लिखा है इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ही आएगी, और साइन में 30 डिग्री जो है वो आ जाएगी। ब्रैकेट में लिख देते हैं मल्टीप्लाइड 180 माइनस 30 यानी 150 वाली वैल्यू, 150 वाली 90 से 180 के बीच में आ रही है, यानी कि 150 वाली वैल्यू को जब हम कॉस 180 माइनस 30 लिखेंगे तो कॉस 30 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये केवल साइन वाली वैल्यू प्लस में होती है, बाकी सब माइनस में होती हैं, यानी माइनस का कॉस और यहाँ पर आपका 30 डिग्री। और बटे में आप लिख देंगे साइन 180 प्लस 90 है, 180 प्लस 90 यानी 270 वाली वैल्यू किस में आ रही है, इसी 270 वाले में ही आ रही है। टेन कॉट प्लस में है, बाकी सब माइनस में, यानी यहाँ भी माइनस में आएगा। यानी साइन और कितना 180 प्लस 90 लिखा है, यानी कि साइन 90 आ जाएगा। जब इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो बाद वाले से ही लिखते हैं हम, इसको फिर छोड़ देते हैं। और मल्टीप्लाइड में यहाँ पर कॉस 360 माइनस ये 450 नहीं है 45 है, ये ऊपर जी डिग्री लगा हुआ है, डिग्री सब कर देते हैं वरना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें बात करते हैं, तो ये 360 माइनस 45 जो है किस में आ रहा है, 315, 315 देखिए लास्ट वाले में आ रहा है। यहाँ कह रहा है कॉस और सेक जो होते हैं वो प्लस में रहते हैं, यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि प्लस में है और कॉस की ही वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये वैल्यू जो है आपकी प्लस में ही आएगी, नहीं कॉस 45 डिग्री ही आपका मान यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझिए कि जितनी भी ये वैल्यू दे रखी हैं इन सब की वैल्यू भी होती है, आप इसका चार्ट अलग से भी देख लीजिएगा उस गूगल पे सर्च करके। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की अलग अलग वैल्यू एंगल के अकॉर्डिंग 0 30 45 60 90 में अलग अलग होती है। तो इनकी जो वैल्यू होती है अब आपको सीधे सीधे वो रख देना है, यानी कि कॉस 45 की जो वैल्यू है माइनस कॉस की है तो माइनस में ही वैल्यू रखेंगे। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, हम क्या करते हैं यहाँ नीचे साइड लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, -1/√2 होगी। मल्टीप्लाइड यहाँ पर माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी माइनस का 1/2 यहाँ भी आएगा। और फिर मल्टीप्लाइड, और यहाँ पर माइनस कॉस 30 है यानी कि माइनस का √3/2 यहाँ पर आएगा। और बटे में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू आपकी -1, और मल्टीप्लाइड कॉस 45 की वैल्यू आपकी 1/√2। इस तरीके से आपकी सारी वैल्यू हमने रख दी। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आप देखेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी ऊपर जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, बटे में ऑलरेडी माइनस है, और तो ये माइनस माइनस तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, और यहाँ पर √3 है तो हमने √3 लिख दिया। बटे में 2 दूना 4 और साथ में √2 यानी कि 4√2 आएगा। और पूरे के बटे में देखिए ये माइनस का 1/√2 ऑलरेडी था, इस माइनस से माइनस तो ऑलरेडी कट जाएगा, ये √2 जाएगा ऊपर, यानी कि अगले स्टेप में हम कह सकते हैं √3 बाई में 4√2 और मल्टीप्लाई में √2 ऊपर आएगा, ये ऊपर जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा नीचे वाली नीचे गुणा होती है, ऊपर वाली ऊपर, तो इस √2 से इस √2 में काट देंगे तो बचेगा क्या आंसर, √3/4 बचेगा।
इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पर √3/4 जो है डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि हमने एक एक स्टेप में चीज़ें जो है वो बताई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए मैथ की सीन ऐसा ही है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी आने वाली है आपको। अगला क्वेश्चन है, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 6 7 2 3, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ पर दो संख्याएं कौन सी होंगी, इसके लिए आपको दिमाग कभी कभी ऑप्शन से भी लगाना पड़ता है, क्योंकि वर्गमूल पूछा है यानी वो संख्या 91 और 729 तो जीवन में कभी नहीं हो सकती, या तो 7 होगी या तो 9 होगी। अब 7 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 49 आएगा, और 9 का निकालेंगे तो 81 आएगा। और कह रहा है दो सतत विषम संख्याएं हैं, सतत मतलब लगातार हैं, और विषम संख्या है यानी इसमें अगर 81 में हम देखेंगे तो अगली संख्या 83 हो सकती है, और यहाँ पर अगली संख्या 51 हो सकती है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर अगर हम 81 को 83 से गुणा करें तो फिर 6723 आएगा, या तो फिर इसमें आएगा। अब यहाँ पर अगर हम 50 ले लें, यहाँ 50 ले लें, पूरा पूरा मान लें, तो 5 5 या 25 ही तो होता है, यानी ये वैल्यू भी कभी भी यहाँ इसके बराबर नहीं पहुंचेगी। यानी आपको बिना गुणा करके भी समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ही इसके बराबर होगा, यानी आंसर आपका 9 वाला जो है वो सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन से भी कोशिश करिएगा कि कुछ क्वेश्चन है उनमें जबरदस्ती का दिमाग मत लगाइएगा। तो इस प्रश्न को एक तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नॉर्मल तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका ये है कि जब भी आपको प्रश्न में महत्तम समापरता x-3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि x-3 बराबर 0, या x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। x की वैल्यू जो 3 निकल करके आई, यही वैल्यू आपको इस समीकरण नंबर 1 में रखनी है, और यही सेम वैल्यू आपको समीकरण नंबर 2 में रखनी है। इनसे जो वैल्यू है रखने के बाद P और Q के दो समीकरण बनेंगे। मतलब P और क्या मतलब, एक समीकरण इससे बनेगा वैल्यू रखने के बाद, और एक समीकरण इससे बनेगा दूसरा समीकरण, और ये जो दो समीकरण बनेंगे इनको सॉल्व करके आप P की वैल्यू और Q की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका कि आपको करना है x की वैल्यू पहले में रखनी है, दूसरे में रखनी है, दोनों से समीकरण बनेंगे और दोनों को सॉल्व करके फिर हम P और Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ऑप्शन से, क्योंकि हमें अपना समय भी बचाना है। ऑप्शन से एक करने का तरीका है कि हमेशा जब भी हमें पता है कि इसी का ये महत्तम समापवर्तक है और P और Q का मान ये है, तो ऐसे में ये दोनों व्यंजक को संतुष्ट करेगा, यानी वैल्यू जो है वो इस समीकरण में 0 के बराबर आनी चाहिए। अगर हम कोई ऑप्शन, मान लीजिए हम सी ऑप्शन ही उठा करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, तो x-3 दे रखा है यानी x बराबर 3 दे रखा है, तो ये हम रखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस p की वैल्यू क्या रखेंगे -5/3, क्योंकि p और q की ही पूछी गई थी, तो यहाँ पर हम रखेंगे -5/3, और x मल्टीप्लाइड में है, x हमने यहाँ से 3 ऑलरेडी रख लिया है, 3 और माइनस का q मतलब q की वैल्यू हमारी 4। इतनी बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 3 से 3 ये घट जाएगा, -5 -4 जुड़ जाएगा, 9 और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका मान भी 0 आ गया, इसका मान भी 0 आ गया, सीधा सा आंसर यही आपका हो जाएगा। यही सेम चीज़ आप ये -5/3 और 4 की वैल्यू इस दूसरे समीकरण में भी रख के देख लीजिए, तो अगर 0 के बराबर आ रहा है तो ऐसे में यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखने में आपको हो सकता हो लग रहा हो कि इसमें टाइम लगेगा, तो सबसे कम टाइम इसी में ही आपका लगेगा। उसमें आप एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो तरीका आपको आसान लगता है तो वैसे भी कर सकते हैं। आंसर यही आपका सी वाला होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि x बराबर 3 रखने पर जो दोनों बहुपद हैं उनका मान शून्य जो है वो होना चाहिए। शून्य आ गया तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन अर्धगोला और शंकु जिनकी आधार ऊंचाई एक समान है, एक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात इनका क्या होगा। इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहला बेलन कह रहा है तो आपको पता है, और सभी में किसकी कह रहा है, ऊंचाई समान है, और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का कह रहा है, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है। इस तीनों वक्रपृष्ठ की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। बेलन के बाद कह रहा है अर्धगोला। देखिए फॉर्मूले आपको अगर नहीं रिवाइज किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो सीधे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। अर्धगोले का फॉर्मूला होता है वक्रपृष्ठ का
टू पाई आर स्क्वायर, और तीसरी शंकु की बात कर रहा है। अब शंकु में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्यों? क्योंकि शंकु में आपका एल भी आता है, पाई आर एल, यानी ये एल क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। अब ये कह रहा है कि एक बेलन अर्धगोला शंकु जिनकी आधार भी और ऊंचाई दोनों चीजें समान है, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो हमारी एच के बराबर दे रखी है। तो आर एच इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, पर एल तो नहीं आता है, यानी आपको एल के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। और तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है एल बराबर वही पाइथागोरस प्रमेय वाला लगा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को वैल्यू बराबर है, क्योंकि आर बराबर एच है, यानी इसकी जगह भी आर रख सकते हैं, यानी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो टू आर स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आर रूट टू बचेगा, यानी तिर्यक ऊंचाई जो आएगी वो आपकी आर रूट टू यहाँ से आएगी। अब आपको तीनों चीज़ें पता चल गई। अब इन्हीं तीनों का ही पूछ रहा था कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसमें रेशियो बताइए, यानी कि आपको तीनों का मान रख लेने हैं और उसी में ही आप निकाल लेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले रखिए बेलन का, बेलन का फॉर्मूला है टू पाई आर एच। अब टू पाई आर एच में टू तो आएगा ही आएगा, पाई भी आएगा, आर और एच दोनों बराबर हैं, यानी आर गुड़े आर हो जाएगा, यानी कि आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया एक रेशियो। दूसरा अर्धगोला है, टू पाई तो आएगा ही आएगा, आर स्क्वायर ऑलरेडी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो आर स्क्वायर ही रहेगा। फिर रेशियो। तीसरा आपका कौन सा शंकु है, तो पाई आर एल है, तो पाई तो आएगा ही आएगा, आर भी वैल्यू आपकी आएगी, एल किसके बराबर है, आर रूट टू, यानी कि मल्टीप्लाइड में देखिए ऐसे आएगा पाई आर और मल्टीप्लाइड में आर रूट टू, यानी आर से आर गुणा होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और रूट टू जो था वो ऐसे ही रहेगा। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को काट सकते हैं। यहाँ बचा दो, यहाँ भी बचा दो, और यहाँ पर बचा रूट टू, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रेशियो क्या निकल करके आया? अच्छा देखिए इसमें इस तरीके के ऑप्शन नहीं दे रखा है, इससे मिलता जुलता ये ऑप्शन दे रखा है रूट टू, यानी अगर आप इन सभी में से दो को जो है वो रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो रूट टू इंटू रूट टू आएगी, यहाँ भी रूट टू इंटू रूट टू आएगी, यहाँ भी रूट टू रहेगी, यानी एक रूट टू से तीनों जगह रूट टू कट जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पर रूट टू की वैल्यू, यहाँ भी रूट टू बचेगा, और यहाँ तो रूट टू कट चुका होगा तो यहाँ वन बचेगा, यानी आंसर आपका बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है तो क्रय मूल्य जो है आपका क्या होगा? तो इसे आप हमेशा 100 मान के करिए। देखिए 100 पूरी वैल्यू मानते हैं, 15% का लाभ हो रहा होगा यानी कि 115 हो जाएगा, और 15% की हानि हो रही होगी यानी 85 हो जाएगा, और दोनों का अंतर जो है वो कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 450 के बराबर है। 115 में 85 घटाएंगे 30, 30 की वैल्यू 450 के बराबर है, एक की वैल्यू निकालेंगे 15 के बराबर हो जाएगी, 15 यहाँ 45 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर पूरा क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100 की जो वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 1500 हो जाएगा, और 1500 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इनमें ए बी सी 90 डिग्री है, तब आपसे कह रहा है कि ए बी सी के बारे में सत्य कथन इनमें से कौन सा है। मतलब एक त्रिभुज है ए बी सी करके, और समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो क्लियर कर ही दिया। ए बी सी में ये वाली वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो समझ जाइए ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपका लगता है पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, बी वाला जो कथन है, डी वाला कथन है, इसको आप थोड़ा सा लिख के कर लीजिए, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर लंब के और आधार के स्क्वायर बराबर होता है, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस आपका बी सी का स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर जो बी सी की वैल्यू है, ये वाली नीचे वाली, यही वैल्यू आपकी इसके बराबर भी होती है, आपको पता है ना, जब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इस तरीके से ये भुजाएं भी आपकी बराबर होंगी, तो ये वाली वैल्यू की जगह हम ए बी दोबारा लिख सकते हैं, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी दोनों जगह आ जाएगा, यानी कि
2ab का स्क्वायर के बराबर जो है वो हो जाएगा, ये जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस चीज़ को समझिएगा कि ये दोनों जो भुजाएं हैं, ये जब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के, तो वहां पर सभी में नहीं बराबर होंगी। मतलब जब हम किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसमें हमेशा ये आपकी भुजाएं बराबर हों, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा था, इसलिए हमारी दो भुजाएं जो है वो बराबर हैं, और इसीलिए हमने दो भुजाओं के आधार पर लंब और आधार को बराबर माना है। इस आधार पर हम ए बी और बी सी को सेम मानेंगे, तब आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला कह रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय कर रहा है और उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में उसको कितना समय लगेगा। यहाँ पर 4/5 की वैल्यू अगर m के बराबर है तो ऐसे में आपको पता है कि पूरा जो वृत्ताकार पथ होगा वो अपने आप में पूरा एक माना जाएगा, यानी एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि हम कहें कि 4/5वां भाग अगर m के मिनट के में तय कर रहा है, m के बराबर है, तो पूरा वृत्ताकार जो भाग होगा वो अपने आप में एक वैल्यू जो होती है वो कंप्लीट को दर्शाती है, यानी एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड में, यानी 5m और बटे में आ जाएगा 4। यही आंसर हो जाएगा। देखिए किसमें, ऑप्शन सी वाले में, क्योंकि ये कह रहे हैं ना उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये वाला आंसर सही होगा। इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका इसको जो बेसिक तरीका उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 2z के बराबर दी गई है और यहाँ पर x माइनस जेड के लिए मान निकालना है, तो आपको इसी फॉर्म में बनाना होगा, यानी x प्लस वाई बराबर जेड को आप अलग अलग लिख लीजिए, यानी जेड प्लस जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक जेड को इधर लाइए और जेड को मतलब दोनों के माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक्स माइनस जेड एक साइड और वाई को उधर ले जा करके आप z माइनस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी को ही आप समीकरण मान लीजिए एक, क्योंकि इसी की वैल्यू आप जो दे रखा है जिसका मान निकालना है उसमें रख दीजिएगा, यानी x और बटे में आपका x माइनस, चाहे तो वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं या तो आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं। तो x माइनस जेड की वैल्यू z माइनस वाई के बराबर है, यही डायरेक्ट ही रख देते हैं, तो हम इसको z माइनस वाई के बराबर रखते हैं प्लस z और अपॉन में y माइनस जेड जो है ये भी z माइनस वाई माइनस जेड है ना, तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, मैंने माइनस में जेड माइनस वाई, और ये समीकरण एक से हमने रखा है, इस चीज़ को एरो बना के लिख देते हैं। अब यहाँ पर x अपॉन जेड माइनस वाई है, माइनस जब ये माइनस खोलेगा तो यहाँ माइनस वैल्यू आ जाएगी, जेड अपॉन में जेड माइनस वाई हो जाएगी, यानी सॉल्व करेंगे तो x माइनस जेड और अपॉन में आपका जेड माइनस वाई जो है वो आएगा। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, यानी आपका आंसर यहाँ से एक जो है वो ये जेड लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा, जेड माइनस वाई आएगा ना ऊपर, जेड माइनस वाई और अपॉन में जेड माइनस, यहाँ से आपका आंसर एक आएगा। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब मैंने कहा था ना हम इसी प्रश्न को ऑप्शन से करके भी दिखाते हैं। प्रश्न में कह रहे हैं x प्लस वाई बराबर 2z, यानी अगर हम x प्लस वाई बराबर 2z के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी x प्लस वाई बटे में 2 ला करके z लिख सकते हैं, यानी हमें x y और z की ऐसी वैल्यू माननी है कि ये इसका औसत के बराबर होगा ना। यदि अगर हम इसको 1 माने, इसको 3 माने, तो 3 और 1 जुड़ेगा तो 4 और 4 का आधा करेंगे तो 2, यानी z की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरीके से आप वैल्यू माने, यही चीज़ आप बढ़ा करके भी मान सकते हैं। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू जैसे पता चल गई आपको इसमें रख देना है और वहाँ से आप आसानी से मान निकाल सकते हैं, तो वो आपका सीधे एक आंसर आ जाएगा। तो आपको इसमें चारों ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी। यही अगर आपको जैसे कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही हार्ड, तो आप 1 2 की जगह 1 3, मतलब 1 3 जो मानेंगे उसकी जगह आप 3 4 मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 3 और 4 मान लीजिए, 3 4 नहीं 3 और 5, क्योंकि 3 5 8 होगा ना, 3 5 और बटे 2 और बराबर 5 3 8/2, 8/2 मतलब 4, यानी 4, यानी x की वैल्यू यहाँ से 3 और y की वैल्यू आपकी यहाँ पर 5 और z की वैल्यू यहाँ पर 4। ये निकल के आ गया, क्योंकि इसमें इसी से ही हमें जो संबंध दिखा रहा है ना, इसी से हमें पता चल रहा है कि इसके एवरेज के बराबर है, तभी तो ये इसके बराबर में आएगा। अब ये हमें 3 5 और 4 जो वैल्यू निकल करके आए ये इस वाले वैल्यू में रख दीजिए जो प्रश्न में पूछा गया था, x अपॉन
एक्स क्या डायरेक्ट रख के ही बता देते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपकी 3 है, बटे में 3 - 4 प्लस वाई जेड अपॉन वाई माइनस जेड, जेड की वैल्यू है आपकी 4 और बटे में आपका 5 - 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस ऊपर चला जाएगा यानी कि -3 प्लस यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, ऊपर 4 है यानी 4, और माइनस की वैल्यू छोटी प्लस की बड़ी, तो यानी एक आंसर यहाँ से आ जाएगा। ऑप्शन से करना ज़्यादा आसान है इस वाले के कंपैरिजन में, पर दोनों आने चाहिए। जैसे कई बार ऑप्शन से हो रहा है तो उसी से कर लीजिए। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो परसेंट वृद्धि का देखिए, पार्श्व क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। गोले की त्रिज्या आप अगर आर मान लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये निकाल लेते हैं, और आर की वैल्यू ही आपसे कह रहा है कि 50% जो है इसमें वृद्धि हो रही है। परसेंट वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, 2r+r² अपॉन 100। यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए, 2r की वैल्यू क्या है 50 और प्लस 50 का स्क्वायर बटे में आपका 100। अब यहाँ पर 50 दूनी 100, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 50 का 2500, डबल जीरो काटेंगे 25 बचेगा, 100 + 25 आएगा यानी कि 125 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा सी वाले ऑप्शन में। रेखाएं दे रखी हैं, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक जो है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न में आपको तो कुछ करना नहीं है क्योंकि सीधे सीधे वैल्यू ही दे दी है इन्होंने। कह रहे हैं एक्स की वैल्यू 1 है, यानी कहने का मतलब है कि बिंदु x का जो निर्देशांक है वो 1 होगा, और इसी प्रकार y के लिए भी कह दिया 1 है तो y का निर्देशांक भी 1 होगा। तो 1,1 यानी आपका आंसर पहला वाला ए डी वाला जो देख रखा है यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 3, 5 और 3 है तो संख्याएं क्या होंगी। तो ये क्वेश्चन में हम इसको, एक तो देखिए ये तरीका हो सकता है, आपको फॉर्मूला तो देखिए हर हाल में पता होना चाहिए। जब हम समांतर माध्य की बात करेंगे उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए और गुणोत्तर माध्य का भी पता होना चाहिए, क्योंकि चाहे आप ऑप्शन से करें या रख कर करें, दोनों ही माध्यम में ये वैल्यू आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये होता है समांतर माध्य x+y/2, और जो गुणोत्तर माध्य होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में XY। प्रश्न में कह रहा है कि समांतर माध्य 5 दे रखा है, गुणोत्तर माध्य 3 दे रखा है, यानी आपको समांतर माध्य 5 रखना है इसके बराबर में, वहां से आपको एक समीकरण बनाना है, और फिर यहाँ से इसके बराबर में 3 रखना है, एक समीकरण बनाना है। फिर दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x - y² बराबर x+y/4xy, और वहां पर दोनों की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। वहां से x और y का जो मान निकल करके आएगा उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया बेसिक तरीका। ऑप्शन से कैसे करेंगे, क्योंकि आपसे कह रहा है कि समांतर माध्य आपका 5 है, यानी कि यहाँ पर 5 किस कंडीशन में आ सकता है उसके लिए आपको ऑप्शन, दोनों संख्याओं का देखिए कह रहा है संख्याएं ज्ञात करो, मतलब जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है संख्याएं हैं। यानी मान लीजिए हम सी ऑप्शन को उठाते हैं, 9 और 1 संख्या लेंगे तो 9 + 1/2 ये होगा समांतर माध्य, यानी 10/2 यानी कि आपका 5, यानी 5 आपका देखिए यहाँ से समांतर माध्य आ रहा है, यानी पहली शर्त इसमें सी वाले में फिट बैठ रही है। सेम आपको 9 और 1 में जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखनी है, यानी अंडर रूट में 9 × 1, और यहाँ पर अंडर रूट में 9 और बराबर बाहर आएगा 3, जो कि गुणोत्तर माध्य में भी वैल्यू निकल करके आ रही है यानी कि 3, यानी आपका सी वाला ही ऑप्शन होगा। यही सेम चीज़ आपको बाकी ऑप्शन में चेक कर लेनी है। अगला देखते हैं, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो क्या होगा। तो घन का आयतन होता क्या है आपको पता है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू जो दे रखी हैं वो आपको 27 और 64 बटे में रख करके भुजा क्यूब की वैल्यू के अकॉर्डिंग भुजा की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी भुजा क्यूब बटे में भुजा क्यूब। भुजा क्यूब के बराबर क्यों है, क्यों, क्योंकि कह ही रहा है घनों का आयतन का अनुपात है, घन का नहीं है। आयतन की वैल्यू ही होती है भुजा क्यूब, तो यानी 27/64 करके हो जाएगा। अब भुजा की वैल्यू निकालेंगे दोनों की, तो आपका भुजा की वैल्यू क्यूब अगर उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू 3 3 9 3 27, इसकी 4 आ जाएगी, 3/4 आएगी। अब प्रश्न में कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a²। अब 6 × a की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे,
दोनों की रखेंगे ना, क्योंकि अनुपात पूछा है, यानी एक की रखेंगे 3 स्क्वायर करके, और बटे में आपका 6 × 4 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर, वैसे आप गुणा ना करिए, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि 6 6 तो ऑलरेडी अब मल्टीप्लाइड में ही है, तो डायरेक्ट इसको ही गुणा कर लिए। 3 का 3 9, और 4 का 16, 9/16 अनुपात, यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 6 6 तो ऑलरेडी कट जाएगा। आंसर आएगा 9/16, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला है x⁴ प्लस 1/x⁴, और बराबर में वैल्यू आपकी 14 दे रखी है, तो x³ प्लस 1/x³ का जो मान है वो इनमें से जो है वो क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, इसके लिए आपको चीज़ों को समझना होगा, मतलब क्वेश्चन नहीं कठिन है, बस थोड़ा सा लिख करके ही करना होगा। x⁴ प्लस 1/x⁴ के बराबर दे रखा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, x⁴ जो 4 है और प्लस 1/x⁴ दे रखा है, इसको हम, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना a² + b² + 2ab, उसके फॉर्म में जब सॉल्व करके निकालते हैं तो डायरेक्ट जो वैल्यू निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है x² प्लस 1/x² और ब्रैकेट बंद -2, इसके बराबर ये वैल्यू होती है। क्योंकि इसकी वैल्यू प्रश्न में ऑलरेडी 14 दे रखी है, यानी हम यहाँ पर अगर वैल्यू को 14 रख दें, तो 14 वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये इधर -2 में वैल्यू है, तो ये -2 वाला उधर जाएगा, यानी प्लस में आ जाएगा, 14 + 2, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू 14 और 2 जोड़ करके 16 हो जाएगी। ये आपका बेसिक चीज़ है। अब x² प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपकी 16 है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ऊपर ये फॉर्मूला -2 करके लगाया था, सेम ये आगे फिर से लगा देते हैं, यानी x² प्लस 1/x² को हम x प्लस 1/x के होल स्क्वायर -2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देता हूँ, x, इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, नहीं पूरा ही लिख देते हैं वरना समझ में हो सकता है ना, x² प्लस 1/x² को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x, और टोटल का जो है ये होल स्क्वायर, और -2, यही जैसे सेम काम किया था यहाँ पर, सेम काम यहाँ पर किया। अब ये जो वैल्यू निकल के आई, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी 16 निकाल ली है, यानी फिर से 16 यहाँ रखेंगे। एक चीज़ हमने यहाँ मिस कर दिया है, यहाँ स्क्वायर भी लगेगा, क्योंकि x⁴ 4 प्लस 1/x⁴ है ना, तो इसका टोटल के स्क्वायर के बराबर होगा ना -2, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर यहाँ आया है, यानी यहाँ पर भी ये स्क्वायर जो है वो आएगा, और ये जो स्क्वायर ये इधर जाएगा, तो 16 के जब हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी 4 निकल करके आएगी। प्लस और माइनस दोनों की आती है, पर धनात्मक आप जो है वो लेंगे, क्योंकि वैल्यू इसकी x² प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल या ग्रेटर देन साइन में होगी। यहाँ पे जो 4 आई, यानी यहाँ पर भी आप वापस से स्क्वायर में ही लगाएंगे, ये इसका स्क्वायर की वैल्यू x प्लस 1/x के स्क्वायर -2 के बराबर होगी। अब ये वाली वैल्यू यहाँ वापस से रखेंगे, यानी 4 वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ये -2 जो है ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, इधर जो वैल्यू ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे x स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम रखेंगे, इसकी वैल्यू के बराबर रखेंगे ना, x प्लस 1/x का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी ला रखा है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हम 4 यहाँ से पुट करेंगे और ये 2 उधर आएगा, यानी x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 + 2, और यानी ये स्क्वायर जो है ये उधर जाएगा अंडर रूट में, 4 + 2 जोड़ेंगे यानी 6 आएगा, यानी यहाँ से हमारी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू √6 के बराबर आएगी। इतनी बात अगर आपने निकाल ली है, अब यहाँ पर आपको x³ जो प्लस 1/x³ दे रखा है, यहाँ पर ही ये वाली जो वैल्यू है वो पुट करनी पड़ेगी। इसके लिए a³ प्लस b³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो a प्लस b का होल क्यूब करके जो लिखते हैं वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं नहीं तो, और ये जो वैल्यू रखी है वो हमने इसकी रखी है, क्योंकि फॉर्मूले में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, और
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, उसको हम एक साइड कर लेंगे और बचेगा क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो वही हमने किया है, फॉर्मूले को साइड में कर लिया, मतलब फॉर्मूला वही लगा ए प्लस बी का होल क्यूब, बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक तरफ कर लिया है और ये वैल्यू हमने उसी के अकॉर्डिंग रख दी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √6 दे रखी है, तो यही √6 को हम यहाँ पर जो है वो वैल्यू रख देंगे और उसी से ही आपका आंसर आएगा। यानी यहाँ पर √6 का होल क्यूब -3 √6। अब √6 इंटू √6 करेंगे तो 6 होता है और एक और √6 से गुणा करेंगे यानी 6 √6 होता है, यानी 6 √6 माइनस 3 √6। 6 √6 में से 3 गया तो 3 √6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रश्न में देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, पर एक बार यदि आप करेंगे तो कर ले जाएंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आता बहुत ज़्यादा है, तो इसको छोड़िएगा बिल्कुल मत, कि मतलब अरे नहीं आ रहा है छोड़ दें। कोशिश कीजिएगा, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा कोशिश कीजिएगा, नहीं आए कमेंट में लिखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पेड़ पर बैठी B1 B2 और B3 तीन टाइप की चिड़ियां हैं जिनमें 3 7 5 का रेशियो दे रखा है, चिड़िया B2 की संख्या B1 की संख्या में अंतर संख्याओं 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या भी है। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 945 यहाँ पर उठा लीजिए ऑप्शन में से। ठीक, अब यहाँ पर 945 अगर हम रखेंगे तो पहला रेशियो 3 है B1 वाले का, 3 हमने रखा, बटे में हमेशा टोटल रखते हैं, 3 7 5 कितना होगा, 15 होगा, 15 हो गया, और मल्टीप्लाइड में करेंगे 945। ये है B1 की वैल्यू। सॉल्व कीजिए, कितने 15 से काटने के बाद हम इसे 6 बार में यानी 63 आएगा, 3 गुणे 63 आएगा। ये हमारा 63 को भी 7 9 जा 63 लिख सकते हैं, यानी 3 गुणे 7 गुणे 9। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहे हैं ना 7 और 9 के गुणज हो। ऐसे ही आप B2 की वैल्यू, क्योंकि प्रश्न में B1 और B2 के लिए कहा गया, B3 को चेक ही मत कीजिए, B2 को भी देख लीजिए। B2 के लिए आपका 7 की वैल्यू बटे में आपका 15 गुणे में आपका 945, और इसको काटिए तो 15 से काटेंगे ये भी 63 बार में जाएगा, यानी यहाँ पर भी 7 गुणे में 63, यानी यहाँ पर भी 7 गुणे 7 गुणे 9 आएगा। दोनों में 7 और 9 का गुणज की बात हो रही ना, यहाँ पर कह रहे ना कि चिड़िया B1 की संख्या में B2 की संख्या B1 की संख्या में अंतर संख्याओं 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या है, तो 7 और 9 की गुणज, 7 और 9 की गुणज दोनों ही है, यानी आपका बी वाला 945 वाला ही आंसर होगा। तो ऑप्शन वैसे आपको जैसे 942 45 ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। अगला है कि यदि x की वैल्यू 2 माइनस √3 के इनवर्स में दे रखा है, तो x माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5 इसका मान पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल जो तरीका है उससे भी कर सकते हैं। पहले नॉर्मल तरीके की बात करें, क्योंकि x की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 माइनस √3 और आपको स्क्वायर में इन्वर्स दे रखा है, यानी x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू बटे में आ जाएगी, -1 है तो बटे में आकर प्लस में हो जाती है, यानी 2 माइनस √3 आ जाएगा। अब बटे में -3 है, मतलब आपको हमेशा संयुग्मी से गुणा करना पड़ता है, ऊपर भी 2 प्लस √3 से, बटे में भी 2 प्लस √3 से जो है वो गुणा करेंगे। नीचे जो है a² प्लस b² का फॉर्मूला बन करके बचेगा 1, ऊपर बचेगा 2 प्लस √3, यानी x की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो आएगी 2 प्लस √3। अब यहाँ पर जो 2 प्लस √3 की वैल्यू निकल करके आई है, ये वैल्यू से ही आप ऑप्शन से करने के लिए भी यहाँ तक तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। जैसे x की वैल्यू 2 प्लस √3 है, तो अगर हम यहाँ पर देखें a³ माइनस 2x, तो यानी कि आप 1/x की भी साथ में वैल्यू निकाल लीजिए। अगर x की वैल्यू 2 प्लस √3 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/x की वैल्यू आपकी इसी की 1/2 प्लस √3 हो जाएगी, और 1/2 प्लस √3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़। या तो आप अलग अलग ना निकाल करके आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसमें ये दोनों की एक साथ वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x प्लस 1/x, क्योंकि ऐसे में वैल्यू छोटी हो जाएगी, x और प्लस आपका 1/x, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस √3, तो x की वैल्यू ऑलरेडी ये पता है, और प्लस में 1/2 प्लस √3 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करने पर डायरेक्ट मैं लिख ही देता हूँ कि सॉल्व करने पर यहाँ पर 4 आएगा,
तो यानी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से 4 पता चल गई। अब जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है, तो आप जब इसको समीकरण के रूप में सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के आएगा। बस यहीं से अब आपको करना क्या पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को अलग से लिख लेना है, क्योंकि प्रश्न में एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, एक्स क्यूब की वैल्यू भी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारा 4x उधर चला जाएगा, 4x स्क्वायर मतलब माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 4x, और प्लस में आपका ये वैल्यू है तो ये माइनस में हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों में एक्स से फिर से गुणा कर दें, क्यों, क्योंकि हमें एक्स क्यूब की वैल्यू भी चाहिए, तो मल्टीप्लाइड अगर एक्स से दोनों साइड से कर देंगे तो आपका एक्स क्यूब और बराबर में 4x स्क्वायर और माइनस का x आएगा, यानी एक्स क्यूब की भी वैल्यू यहाँ पर इससे निकल के आएगी। इसको अगर छोटा करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट भी कर देते हैं, यानी एक्स क्यूब बराबर 4 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4x माइनस वन, यानी 4x माइनस वन, और माइनस एक्स बाहर है तो माइनस एक्स ऐसे रहेगा। 4 चौकी 16 माइनस मतलब 4 अंदर भी जाके मल्टीप्लाइड होगा ना, अंदर वैल्यू आएगी 4, और ये x ऑलरेडी है, यानी कि अगर इस 16x में से ये x घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 15x, और माइनस ये जो 4 मल्टीप्लाइड किया था -4, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू आपकी 15x माइनस 4 यहाँ से आ गई, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4x माइनस वन ऑलरेडी थी। अब यही दोनों वैल्यू आपको केवल इस वाले फॉर्म जो प्रश्न में पूछा गया था इसमें रख देना है। इसमें रखेंगे तो सीधे आपका 3 आंसर यहाँ से आ जाएगा। एक्स क्यूब की वैल्यू रखेंगे तो 15x माइनस 4, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो रखेंगे तो 15x माइनस 4, और -2x स्क्वायर है यानी कि -2, और x स्क्वायर यानी कि 4x माइनस वन, यानी कि 4x माइनस वन, और -7x और प्लस में 5 ये वैल्यू हमने पूरी रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15x माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, ये अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8x, प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड होगा यानी 2, यहाँ लिख देते हैं चलिए 15x माइनस 4 माइनस 8x माइनस 2 -7x, और आपका प्लस में 5। अब 15x ये है, 8x ये है और 7x ये है, यानी 8 7 और ये 15, ये वैल्यू तो कट जाएगी सीधे सीधे। यहाँ पर -4 है, यहाँ -2 है, और यहाँ प्लस का 5 है, 4 और 2 जोड़ेंगे, ये वाली वैल्यू माइनस में अंदर जाएगा गुणा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस में आएगी, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और इधर 4 माइनस करेंगे इधर, यानी कि यहाँ से आंसर आपका 3 जो है वो निकल करके आएगा। ये तो बेसिक तरीका हो गया जो आप करेंगे ही। एक ऑप्शन से कैसे हो सकता है, ऑप्शन से मैं यहीं से ही मैंने आपका कहा था बता दूंगा। एक्स की वैल्यू क्या निकल करके आई थी, 2 प्लस √3 निकल करके आई थी, यानी 2 प्लस √3 की वैल्यू क्या आएगी, √3 की वैल्यू होती है 1.73, यानी कि हम एक्स की वैल्यू कह सकते हैं 2 प्लस √3, यानी लगभग 3.73 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि हमारी एक्स की वैल्यू आएगी। और यही जो एक्स की वैल्यू है इसी से ही हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेंगे, और इसी से ही हम एक्स क्यूब की वैल्यू भी निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे लगभग 13.9 करके आएगी, और क्यूब की वैल्यू है तो 4 के करीब है तो लगभग 52 आएगी। अब ये तीनों वैल्यू जो हमने निकाली है बस इन्हीं वैल्यू को हमको इसमें रख देना है, और जिसमें मान सबसे नज़दीक आएगा तो वहाँ पर 3 दशमलव के समथिंग में ही आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम वैल्यू एज्यूम जब करते हैं ना तो एग्जैक्ट नहीं आता, 3 दशमलव में आएगा तो नियरेस्ट सबसे मान यही होगा। तो इस ऑप्शन के जरिए भी इस तरीके से कर सकते हैं हम। अगला देखते हैं, यदि 10 क्यूब ए प्लस एक पूर्ण वर्ग संख्या ए से कम अंकों की संख्या, तो प्रश्न में आपका 10 की क्यूब ए यानी 1000 ए और प्लस ए लिखा हुआ है, तो यानी इसकी वैल्यू होगी 1001 ए, 1000 ए में एक ए जोड़ेंगे 1001 ए होगा। कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो ए में से कम कितनी आपकी संख्या होंगी, तो इसके लिए आपको तो सबसे पहले इन संख्याओं का निकालना पड़ेगा गुणनखंड। तो हम 7 गुणे 11 गुणे 13 इस फॉर्म में 1001 को जो है वो तोड़ सकते हैं। यहाँ पर तो आप देखिए कि किसी भी पूर्ण, आपको ये तो पता ही है कि कोई भी पूर्ण संख्या है तो मतलब जितने भी अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर होते हैं उसकी घात जो होती है वो सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। लेकिन 1001 में अगर देखेंगे तो 7 की घात 1 है, 11 की घात 1 है, 13 की घात भी 1 ही है। तो ऐसे में क्या होगा,
तीनों की घात अगर विषम है तो ए में हम कह सकते हैं कि कम से कम एक एक बार और अगर 7 आ जाए तो 7 की घात 2 हो जाएगा, एक और बार 11 आ जाए तो 11 की घात 2 हो जाएगा और 13 की घात भी इसी प्रकार हो जाएगा। तो फिर ऐसी संख्या में दोनों की मतलब तीनों की घात सम हो जाएगी, और घात सम हो जाएगी तो ये पूर्ण वर्ग वाली जो बात यहाँ पर शर्त रखी गई वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसी में ही 1001 जो है, इसी में ही अगर 1001 और गुणा कर दें तो ऐसे में समघात के बराबर जो है वो हो जाएगा। यानी ये नंबर जो है इसको लेकर के पूछा गया है, तो ए में कम से कम अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर जो है इसमें होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की 114, जहां पर पिता पुत्र की वर्तमान आयु 68 दे रखी है, तो आपका पिता की आप x मान सकते हैं, पुत्र की y मान सकते हैं, दोनों का टोटल 68 है, x प्लस वाई 68 एक समीकरण बन जाएगा। और 8 वर्ष उनकी आयु का अनुपात 12:1 था। 8 वर्ष पूर्व यानी x-8 y-8 12/1 के बराबर होगा, वो समीकरण 2 बन जाएगा। दोनों समीकरण को हल हल करेंगे, एक्स वाई का मान आएगा, वहाँ से आप पिता पुत्र की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया नॉर्मल तरीका जो आप सभी करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो है ऑप्शन से कम समय में आप देखिए क्या कर सकते हैं। कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये 4 साल बाद उनकी आयु होंगी। अब यहाँ पर 68 वगैरह दे रखा है, ऑप्शन में 15 के आसपास 16 के आसपास है, यानी 4 गुना, यानी रेशियो का लगभग 4 गुना हम मान लीजिए हम सी ऑप्शन को उठाते हैं, यानी 15:4, 15 चौको 60 और 4 चक्को 16, दोनों की वैल्यू ये है। कह रहा है 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद अगर ये है तो 4 वर्ष पहले क्या रही होगी, यानी 60 से 4 साल पहले जाएंगे तो 56, और 16 से 4 साल पहले जाएंगे तो आपका 12। और यही कह रहा है कि इन दोनों का वर्तमान आयु, ये हमारी वर्तमान आयु हो गई 56 और 12। अब इनका ही जो कह रहा है टोटल 68 वर्ष है, तो 56 12 देख लीजिए, 6 2 8 5 1 6 68 है, यानी यही आपका आंसर 15:4 सही हो जाएगा। यही सेम चीज़ आप बाकी ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप 16 और 5 में चेक करेंगे तो 16 5 लिखिए, 16 में हम 4 साल पहले जाएंगे, मतलब 16 का पहले तो 4 गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ 68 है ना, तो 4 गुना रेशियो में वैल्यू दे रखी है इसलिए, तो 16 को सबसे पहले चौक 64 करेंगे, और ऐसे ही 5 को सीधे सीधे आप 4 बार में 20 करेंगे, और 64 और 20 ये जो वैल्यू आएगी इनसे 4 साल अगर पहले जाएंगे तो 60 आएगा, और यहाँ पर आपका 16 आएगा। क्या ये दोनों का टोटल 68 है? नहीं है, तो सीधे सीधे ये तो 70 के ऊपर निकल रहा है, तो ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ 13 2 में तो 60 टोटल ही नहीं पहुंचेगा, 4 साल पहले की तो बात छोड़ ही दीजिए, 13 चौक और 2 चौक करेंगे तो वो पहुंचेगा ही नहीं कि 68 तक पहुंच सके, तो ये तो सीधे ही ऑप्शन कट जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन से चेक करके कर सकते हैं, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका ऑप्शन है समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x-1 के मूलों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको लिख लेते हैं, यानी ए बी एक्स स्क्वायर और बराबर में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये x-1 जो था वो आपका ऐसे लिख देते हैं x-1, क्योंकि मूलों की बात हो रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वाला जो फॉर्म होता है ना उसी रूप में बदल लेना है। यानी ए बी एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, बाकी सब वैल्यू को इधर ले आइए, यानी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको गुणा भी कर दीजिए, ए प्लस बी को एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स आएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस, माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका है, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू गुणा करने पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा और बराबर में 0। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो हम देखते हैं उसी से ही सीधे सीधे कंपैरिजन कर लीजिए, यानी ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर ए बी ये वाली, फिर ये वाली जो वैल्यू है माइनस के साथ साथ वो हम रखेंगे बी की वैल्यू के साथ, यानी कि माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू रखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपके यहाँ पर मूलों के व्युत्क्रम की बात की गई है, तो मूल हम मान लेते हैं ए और बी, अल्फ़ा बीटा करके भी मान सकते हैं, दो हमने मूल मान लिए। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, मूलों के योगफल के गुणनफल के, वो हम आपको बता चुके हैं कि जब मूलों के योगफल की बात होगी
तो आपका वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है, ये लिख भी देते हैं यहाँ पर, अल्फ़ा बीटा बराबर जो वैल्यू होती है वो माइनस का बी अपॉन ए होती है। और वहीं आपका दोनों का गुणनफल की अगर बात करते हैं तो आपकी वैल्यू सी अपॉन ए होती है। प्रश्न में क्या निकालना है, मूलों के योग, व्युत्क्रम का योग, यानी इनका जो है व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपॉन अल्फ़ा और प्लस 1 अपॉन बीटा करके। इनका जो योग होगा ए बी का अगर एलसीएम लेंगे तो बटे में आएगा ए बी यानी अल्फ़ा बीटा, और ऊपर मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ये इसका मान निकालना है, क्योंकि आपको पता है सभी की वैल्यू ए बी सी की, या इनको अल्फ़ा बीटा ए बी सी दोनों तरीके से मान सकते हैं, उसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने अलग कर दिया था। वैसे ये ए बी सी ही है आपका। तो ए की वैल्यू आपकी आपकी ए बी है, यहाँ पर जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी ना यही लिख देते हैं। माइनस बी अपॉन ए की बात करेंगे तो बी की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके, तो आपकी जगह इधर साइड लिख देते हैं, तो माइनस ए प्लस बी और बटे में आपका, और इसका होल स्क्वायर तो है ही है, और बटे में आपका ए की वैल्यू क्या है, ए बी, ठीक है। और सी अपॉन ए की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू ए प्लस बी है ही है, और बटे में आपका यहाँ पर ए की वैल्यू यानी ए बी। तो अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी, जो ऊपर वैल्यू है इसमें माइनस ऑलरेडी रहता है, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था, यानी माइनस से माइनस कट गया, यानी ये वाला माइनस हट जाएगा यहाँ पर। तो ए प्लस बी का, और जो सी की वैल्यू थी वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये भी तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई ए प्लस बी वाली, अल्फा प्लस बीटा वाली, जो कि हमने निकाली थी मूलों का योगफल वाली, वो भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी आई है। और जो मूलों का गुणनफल वाली निकाली है, इसके लिए भी ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर इतना स्पेस थोड़ा कम है तो एक ही में हो जाता है। तो यहाँ पर भी वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी आई, दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी दोनों की वैल्यू अगर बटे में रखेंगे तो काटने के बाद सीधे आपका एक आंसर जो है वो आ जाएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, हो सकता हो कुछ इसमें समझने में आपको दिक्कत लगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी थी इसको हमने सॉल्व कर लिया, जहाँ से हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली। मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला था उसमें हमने दोनों की वैल्यू रख ली इसी की, और मूलों का गुणनफल के लिए दोनों की वैल्यू रख ली। देखा हमने दोनों में बटे में वैल्यू सेम है, तो रख कर काटने से अच्छा है सीधे सीधे वैल्यू एक कटने पर ही आएगी, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला है कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m+2 m+4 है, तो हमेशा किससे विभाजित होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वैल्यू आपको रख करके देख लेनी, जैसे m वाले में एक रख के देखिए, तो m और m+2 और m+4 इस तरीके से वैल्यू है आपकी। एक रख के देखेंगे तो एक, और मल्टीप्लाइड में 1+2 यानी कि 3, और मल्टीप्लाइड में 1+4 यानी कि 5। ये देखिए पहला निकल करके आ गया। ऐसे ही दो रख के देखिए तो 2, 2+2 यानी कि 4, यानी मल्टीप्लाइड में 4, मल्टीप्लाइड यहाँ 2+4 यानी कि आपका 6। अब ये जो 6 है इसको भी तो आप 2 × 3 में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ऐसे 3 रख के देखिए तो 3, और 3+2 यानी कि 3+2 आपका 5, यानी 5 आ गया। मल्टीप्लाइड में यहाँ 3+4 यानी कि 7, ये समीकरण 3 आ गया। अब इनमें आप देखिए इन तीनों में क्या ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में कॉमन है, तो वो आपका क्या है, 3 3 3, यानी 3 वो संख्या है जिससे वो हमेशा विभाजित होगी, वो प्राकृतिक संख्या है। अगला क्वेश्चन है 9 की घात 7, 9/7 की घात 3 करके, और 49 इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें हमेशा ये घातांक ही छोटी की जाती है। जैसे 49 है तो 7 का स्क्वायर होता है, 81 है तो 9 का होता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू जो है बराबर वाली, ये 7/9 के फॉर्म में है, ये भी 7 का 49 है तो ये भी 7/9 के फॉर्म में, पर ये 9/7 है। इस 9/7 को भी 7/9 बनाना पड़ेगा, यानी बराबर के उधर ले जाना पड़ेगा। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, और 9 को 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का, यानी 7/9 का होल स्क्वायर। और एक और ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, 2x - 6, ये वाली वैल्यू। ये जो 7/9 का पावर 9 लिखा है, इस वाली वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो इधर 9/7 की घात 3 है इसको उधर ले जाएंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाइड में 7/9, और घातांक में आपका 3 तो पहले से ही था, ये वाला जो 3 था।
अब इसको मल्टीप्लाइड देखिए, ऊपर वाला घातांक करेंगे तो 2 दूनी 4x और 6 दूना 12x, यानी आपका यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी 4x और माइनस में 12। अब देखिए ये भी 7/9, ये भी 7/9, आधार जब समान हो जाते हैं तो घातों को हम बराबर रख सकते हैं, यानी 4x - 12 बराबर, और ये जो 9 और 3 आप वैल्यू देख रहे हैं, ये जब आधार समान होते हैं तो गुणनफल में घातांक जुड़ जाती हैं, यानी 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 4x माइनस ये 12 उधर जाकर के कट जाएगा, सीधे सीधे नहीं कटेगा, क्यों, माइनस का है तो उधर जाकर जुड़ेगा, तो 12 12 24 हो जाएगा, यानी 4x की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 24/4, 6 जो है वो आ जाएगी। आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। देख रहे हैं इस पेपर में एक से खतरनाक क्वेश्चन जो है वो रखे गए हैं, जो कि पूरा टाइम टेकन वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छाता है जो कि कह रहा है, दो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़ों को सिलकर बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न में आपको जितने भी यहाँ पर त्रिभुज दे रखे हैं, और 1 2 3 4 5 करके, इन सभी का आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे। और यहाँ पर भुजाएं भी दे रखी हैं, कह रहा है प्रत्येक टुकड़े का माप, प्रत्येक का है 20 50 50, यानी इसका 20 50, इसका भी। तो जब सब में वैल्यू इस तरीके से अलग होती हैं तो विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं हेरोन समीकरण। अब विषम बाहु त्रिभुज का समीकरण लगाएंगे तो आपका उसमें फॉर्मूले में एस की वैल्यू निकालनी होती है। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का टोटल और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी एस बराबर a+b+c और बटे में 2। a+b+c की वैल्यू क्या है, 20 50 50, और 20 50 50 जोड़ेंगे तो 50 100, और इधर 120, और 120 में से डिवाइड करेंगे 2, यानी वैल्यू निकल करके आएगी आपकी 60, तो यहाँ से आपकी 60 निकल करके आएगी, और ये वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में होगी। अब फॉर्मूला क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज का, तो आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, S - A, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, S - B और S - C। अब S की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर के आई, 60, तो यानी कि अंडर रूट में ही वैल्यू आपकी 60, और 60 में से A गया, मतलब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू आपकी 20 मान, 50 50 करके मान लो तो 50 मान लीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल में ही वैल्यू है। तो घटाने पर यार लिख देते हैं एक में पूरे में, ताकि आपको फिर ऐसा ना हो समझ में ना आए, तो 60 - 50, फिर से 60 - 50, और तीसरी बार में भी 60 - 20, तीसरी वैल्यू जो है वो 20 थी। अब इसको अगर वैल्यू रखेंगे तो 60 50 गया तो 10, गुणे यहाँ पर 50 गया तो ये भी 10, और मल्टीप्लाइड में 60 में 20 गया तो 40। वैसे एक तरीका और भी है कि आप इसको 10 × 4 लिखिए। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि अंडर रूट भी तो लगा हुआ है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ना, इसलिए जो 60 है इसको भी आप 10 × 6 के फॉर्म में लिख लीजिए। तो 1 2 3 4, 4 बार 10 आया है, यानी एक बार 10 निकल आएगा बाहर, मल्टीप्लाइड में एक बार और निकलेगा, क्योंकि वर्गमूल है ना। वर्गमूल का मतलब ये है कि अगर 2 बार कोई वैल्यू सेम आई होती है तो हम जब उसे निकालते हैं बाहर तो उसे एक बार निकालते हैं, क्योंकि 4 बार आया तो 2 बार बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाइड। यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो 4 का तो आप निकालेंगे तो 2 बचेगा, पर 6 तो सिंगल ही है, यानी ये वैल्यू रूट में आ जाएगी, यानी √6। तो 10 × 200, 10 × 100, और × 2 यानी कि 200 √6, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी क्षेत्रफल की 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और ध्यान दीजिए, कह रहा है छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी यहाँ पर कितने रंग के कपड़े हैं वो भी देखना पड़ेगा। कह रहा है 10 त्रिभुजाकार कपड़े हैं और 2 अलग अलग रंगों में सिला जाता है, यानी आप कहने का मतलब ये है कि 10/2 करेंगे, यानी 5 5 आपका यहाँ पर जो दे रखी वैल्यू, ये प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या निकल आएगी। तो ये 5 जो निकल करके आई है, बस इसी में ही मल्टीप्लाइड कर दीजिए, यानी 5 × 200 √6, तो कितनी वैल्यू आएगी, 200 × 5, यानी कि 1000 √6
और वैल्यू में ये आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ए वाला नहीं बी वाला। यहाँ पे एक जीरो ए वाले में एक्स्ट्रा लगा था ना, तो बी वाले में 1000√6 हो जाएगा। 119 प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये हमें दे रखा है एक मूल x² + bx + c = 0 वाला, और कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, इसमें दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो। यानी कह रहा है कि एक जो वैल्यू है, मान लीजिए अगर हम एक को a मान रहे हैं तो दूसरी वैल्यू क्या है, 1/a है, दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। तो कह रहा है कि आपको बताना है इनमें से क्या सही है। दोनों की वैल्यू, यानी कि जब हम मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, तो हम कहते हैं c/a के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो दोनों को बराबर रखेंगे, इस ए से इस ए को काट दीजिए, सी की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। ये देखेंगे तो ऑप्शन सी वाले में जो है ए बराबर सी जो है वो दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस पेपर का भी। एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपने का डबल हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। इसको तो करने की एक ट्रिक भी होती है, गुना -1 और मल्टीप्लाइड में 100 और बटे में आपका जो समय दे रखा होता है वो। ट्रिक से आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको इस तरीके की वैल्यू कोई गुना में दे रखी हो तब। वैसे तो आप इस प्रश्न को वही PRT/100 और मिसधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज उससे भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। पर वैसे अगर देखिए बिना कॉपी पेन के करना होगा, तो गुना है 2 गुना, तो 2 - 1 यानी 1, और गुणे में 100 बटे में 10 यानी 100/10 यानी 10 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, गुना -1 मल्टीप्लाइड में 100 बटे में आपका टी यानी कि समय। गुना कितने हैं, 2 गुना है यानी कि 2, माइनस में 1 मल्टीप्लाइड में 100 और बटे में आपका टी यानी कि समय कितना है, 10 सालों में 10। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 100/10 आपका 10 यहाँ से आ जाएगा। इसी के साथ इस पेपर के सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए और इस पेपर में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए थे। उम्मीद करते हैं आपको भी मैथ का सॉल्यूशन देखने में अच्छा लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप कर पाएँ, यही उम्मीद है हमारी। एक प्रश्न आपके लिए भी जिसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा, और कोशिश हमारी रहेगी जो 1-2 पेपर इधर के कठिन थे उनको और करा दें, क्योंकि वैसे भी एग्ज़ाम डेट भी आपकी एकदम नज़दीक आ गई है। ज़्यादातर इधर के पेपर ही कठिन है, 22 वाले 20 वाले 18 वाले, फिर उधर धीरे धीरे सरल हो गए हैं। बाकी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है 1/1 - 1/5 1 - 1/6 1 - 1/7 ... (1 - 1/100) इसका मान क्या होगा, 0, 1/25, 1/50 या 1/100। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।